हेलो एंड वेलकम टू प्रेम सर्स कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, आज कक्षा 11th की अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ये जानेंगे कि अकाउंटेंसी का क्या इतिहास है, कहाँ से अकाउंटेंसी आई है और कैसे क्या फिर बढ़ते समय के साथ, बदलते समय के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके पीछे जो लॉजिक है, जो मान्यता है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है। उसकी एक हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री को समझना ज़रूरी होता है, तो उस सब्जेक्ट के साथ आपकी रुचि या आपका जुड़ाव बढ़ता है। इसलिए हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ स्टोरी अबाउट अकाउंटेंसी क्या कहता है ये? इट इंजॉयज अ रिमार्केबल हेरिटेज, मतलब इसकी बड़ी पुरानी कहानी है। एक हेरिटेज है, मतलब एक पुरानी कहानी है, बहुत सालों से इसमें चेंजेस आए हैं, बहुत पुरानी कहानी है। कैसे पहले होता था, जरा उसके बारे में देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। समझ गए ना, आज की कहानी नहीं है। अच्छा, ये बात समझो बच्चों कि कोई भी सब्जेक्ट जो कि तुम पढ़ते हो, वो जिस सब्जेक्ट को इंसानों ने बनाया है ना, तो उसकी एक परंपरा रही होगी, परंपरागत तरीके से। यानी कि पहले शुरुआत में छोटी कल्पना रही होगी, फिर वो बड़ी हुई होगी, फिर उस बड़ी हुई होगी, फिर बड़ी हुई होगी। यानी उसमें बहुत सारे समय के साथ साथ बदलाव आए होंगे। इंसानों ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें चेंजेस किए होंगे, परिवर्तन के हिसाब से उसमें परिवर्तन भी किया होगा। सामाजिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में परिवर्तन के हिसाब से उसने परिवर्तन भी किया होगा। तो उसका क्या सिलसिला है, उस सिलसिला के बारे में देखेंगे। तो अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। जितनी पुरानी आपकी सभ्यता है ना, यानी इंसान केव से निकला और केव से बाहर निकल के जब वो सिविलाइज्ड होने लगा, तो सिविलाइज होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से के दौर से ही अकाउंटिंग है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक पहला पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग वर मोस्ट लाइकली फर्स्ट शोन, यानी कि सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ? 4000 BC, अराउंड 4000 BC, यानी क्राइस्ट के 4000 साल पहले। यानी आज के हिसाब से अगर आप देखो तो आप अभी क्या लिखते हो? 2023, यानी 6023 साल पहले, यानी करीब 6,500 साल पहले, आज से 6,500 साल पहले इसका बेबीलोनिया और इजिप्ट में इसकी शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी सीड्स है, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं, वो कहाँ से शुरू हैं? जो पहला बीज बोया गया वो कहाँ से? तो आज से 6,500 साल पहले बेबीलोनिया और इजिप्ट में किया गया। वहाँ क्या होता था, ये जो प्राप्त एविडेंस है, उस एविडेंस के बेसिस पे कि वो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एंड टैक्सेस ऑन क्ले टैबलेट्स। क्ले टैबलेट समझ रहे हैं मित्रों? क्ले टैबलेट्स का मतलब होता है कि जो मिट्टी के जो टैबलेट्स है ना, उन टैबलेट्स पे इसको रिकॉर्ड किया गया है ना। हिस्टोरिकल एविडेंस रिवील दैट इजिप्शियंस यूज्ड इन इजिप्शियन। हिस्ट्री बताती है क्या? हिस्ट्री बताती है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस कहते हैं कि जो इजिप्शियंस यानी इजिप्ट के रहने वाले, आज का जो आपका इजिप्ट है, यानी हम उसको मिस्र भी बोलते हैं हिंदी में, तो इजिप्ट में वो अकाउंटिंग के कुछ फॉर्म यूज किया करते थे फॉर देयर ट्रेजरीज, यानी अपने खजाने के लिए, जहाँ पर गोल्ड या अदर वैल्यूबल रखा जाता था। जो इंचार्ज होता था ट्रेजरी का, इसको डे वाइज यानी कि डेली रिपोर्ट सुपीरियर को भेजना पड़ता था, जिसको वजीर कहते हैं, यानी आज के टाइम में आप प्राइम मिनिस्टर कहते हो। एंड फ्रॉम देयर मंथ वाइज रिपोर्ट्स वर सेंट टू किंग्स, और वहाँ से मंथली रिपोर्ट किंग को भेजा जाता था। यानी ये बताने के लिए कि भाई क्या कुछ चल रहा है, क्या हमारे पास गोल्ड का रिजर्व है, क्या वैल्यूबल आइटम्स के हमारे पास रिजर्व हैं, इसकी जानकारी पहले जो इंचार्ज होता था ट्रेजरी का, वो वजीर को भेजता था, मतलब प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर को डेली भेजता था, और प्राइम मिनिस्टर मंथली रिपोर्ट तैयार करके किंग को भेजता था। इसी तरीके से बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स माना जाता है। देखो, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में
पढ़ाई के आने वाले सालों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसको आज जान लेना जरूरी है। बेबीलोनिया में, जिसको सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, उसने अकाउंटिंग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। किस बात की जानकारी रखने के लिए कि लॉसेस क्या हो रही हैं इसका पता करने के लिए, ठीक है ना। ड्यू टू फ्रॉड्स एंड लैक्स ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, अनकवर्ड लॉसेस टेकन प्लेस ड्यू टू फ्रॉड्स एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी। तो बेबीलोनिया में, जिसको सिटी ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, अकाउंटिंग का इस्तेमाल लॉसेस को पता करने में या फ्रॉड और लैक ऑफ एफिशिएंसी को पता करने में किया जाता था। इसी तरीके से ग्रीस में अकाउंटिंग वाज यूज्ड फॉर अपोर्शनिंग द रेवेन्यूज रिसीव्ड अमंग ट्रेजरीज, मेंटेनिंग टोटल रिसिप्ट्स, टोटल पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी सरकारी जो पेमेंट्स या जो भी बैलेंस है उसको पता करने के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल ग्रीस में किया जाता था। अगर आप बात रोमन्स की करें तो जो ये देख रहे हो आप, रोमन्स की बात करें हम, तो रोमन्स यूज्ड मेमोरेंडम और डे बुक। मेमोरेंडम या डे बुक का इस्तेमाल करता था, यानी कि हर दिन का जो है दिन का लेखा जोखा रखने के लिए डे बुक, जहाँ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स वर रिकॉर्डेड एंड वेयर फ्रॉम दे वर पोस्टेड टू लेजर्स ऑन मंथली बेसिस। देख लो भैया, यहाँ पर भी 700 BC टू 400 AD ये काम चला है। वर रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड टू लेजर्स ऑन मंथली बेसिस। तो जितने भी उनका जो होता था, मेमोरेंडम या डे बुक रखते थे, मेमोरेंडम या डे बुक रखते थे और उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते थे और वहाँ से मंथली बेसिस पर लेजर में यानी कि स्पेशल बुक में उसको ट्रांसफ़र करते थे, ले जाते थे। चाइना में भी सर, चाइना ने भी यूज़ किया सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग 2000 BC में, यानी आज से 4000 साल पहले चाइना में ये प्रथा थी। भारत की बात करें, भारत में इन इंडिया अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कुड बी ट्रेस्ड बैक टू अ पीरियड, है ना, व्हेन 23 सेंचुरीज अगो, 23 सेंचुरी, आज से 2300 साल पहले, है ना, जब कौटिल्य का जमाना था। कौटिल्य का मतलब विष्णुगुप्त, कौटिल्य का मतलब चाणक्य, कौटिल्य का मतलब जो चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र लिखी हुई है, जिसमें भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में उन्होंने चर्चा किया हुआ है। तो स्टोरी आप देख रहे हो सर, कहाँ से कहाँ चला आ रहा है, कहाँ से कहाँ चला आ रहा है। ल्यूका पिकोली, इसने क्या किया, इसने मर्चेंट क्लास का बंदा था, इसने अपनी एक किताब लिखी। उस किताब का ये तो नाम फ्रेंच में है, आपको वैसे नॉर्मल इंग्लिश में नाम है रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस। वेनिस में 1494 ईस्वी में ये माना जाता है कि लुका पिकोली जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर पहली बार जो किताब लिखी गई, वो किताब लिखने वाला कौन था, लुका पिकोली, ठीक है। ये पहली दफ़ा 1494 में इसने अकाउंटिंग के डबल एंट्री के ऊपर किताब लिखी और वो किताब का नाम क्या था, रिव्यू ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस। इस किताब में पहली दफ़ा डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में बताया गया। डबल एंट्री मतलब कि कोई भी चीज़ देने को और लेने को दोनों ही किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों ही एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए दूध खरीदते हैं और दूध खरीदते हैं, अगर एक स्वीट सेलर है, एक मिठाई वाला है, वो क्या करता है, दूध खरीदता है अपने मिठाई बनाने के लिए और पैसे लेता है, तो दूध को भी रिकॉर्ड करेगा और उस पैसे को भी रिकॉर्ड करेगा, है ना। जो दूध है उसको भी रिकॉर्ड करेगा जो उसने खरीदा और उसके बदले जो उसने पैसे दिए। तो इस ट्रांजैक्शन में दोनों एस्पेक्ट हैं, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेगा। फिर वो मिठाई बेचेगा तो मिठाई बेचा और पैसे आए, है ना, इस प्रक्रिया में मिठाई बेचा और पैसे आए, ये प्रक्रिया हुई। इन दोनों ही एस्पेक्ट को वो रिकॉर्ड करेगा, तो कंफर्म हो जाएगा ना कि पैसे कहाँ से आए, भाई मिठाई बेच के आए, है ना, ठीक है ना। मिठाई कहाँ गई, ये तो रहे पैसे उसके बेच दिए, ठीक।
सो अ पोर्शन ऑफ दिस बुक कंटेन्स नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग। इस किताब में क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस बुक का कुछ पोर्शन जो है बिजनेस और बुक कीपिंग के बारे में बताता है। लेकिन पिकॉली ने ये क्लेम नहीं किया कि वही डबल एंट्री का इन्वेंटर है, बट उसने इसके बारे में नॉलेज का प्रचार प्रसार, उसने ये नहीं कहा कि भाई मैं इन्वेंटर हूं, लेकिन कौन इन्वेंटर है ये पता नहीं चलता, पहली दफा वहीं पर देखा गया। इसलिए हम कहते हैं कि लुका पिकोली को डबल एंट्री का सिस्टम का, हम लोग कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का लुका पिकोली जो है वो फादर है। It shows that he probably relied on then current bookkeeping manuals as the basis for his masterpiece, whatever. अपनी किताब में उसने डेबिट और क्रेडिट इन टर्म्स का भी इस्तेमाल किया हुआ जो आजकल हम लोग करते हैं अकाउंटिंग में, डेबिट और क्रेडिट का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेबिट क्रेडिट, ये इटालियन टर्मिनोलॉजी है। अब देखेंगे कि डेबिट का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। डेबिट कम्स फ्रॉम इटालियन डेबिटो, इटालियन वर्ड है डेबिटो, जहां से डेबिट आता है। और विच कम्स, ये जो डेबिटो है वो कहां से आता है, लैटिन के डेबिटा से आता है सर। तो लैटिन के डेबिटा से इटालियन डेबिटो आता है। एंड डेबियो, तो लैटिन के डेबिटा और डेबियो से इटालियन डेबिटो आता है, जिसका मतलब होता है ओन्ड टू द प्रोप्राइटर, यानी ओन्ड टू दी प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर का कितना मैं ओन करता हूं। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट कम्स फ्रॉम इटालियन क्रेडिटो, जो लैटिन के क्रेडो, जिसका मतलब ट्रस्ट होता है या बिलीफ होता है इन द प्रोप्राइटर और ओड बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है ना, प्रोप्राइटर में बिलीफ या प्रोप्राइटर के ओड बाय द हाउ मच द प्रोप्राइटर इज ओइंग टू समवन एल्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिट का मतलब होता है बिलीफ, यानी कहते हैं तेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, तेरी विश्वसनीयता क्या है, तुमको तुम्हारी विश्वसनीयता पर ही तो हम ट्रीट करते हैं। तो तुम्हारी विश्वसनीयता क्या है, कि तुम्हारी विश्वसनीयता नहीं है तो हम तुमको नहीं देंगे। तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इन दी प्रोप्राइटर और ओड बाय दी प्रोप्राइटर। तो क्रेडो जिसका मतलब होता है ट्रस्ट या बिलीफ इन द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर में बिलीफ, या ओड बाय द प्रोप्राइटर ने कितना लिया हुआ है सामने वाले का। बात समझ में आ रही है। अगर डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन करने की बात करें तो पिकोली ने लिखा ऑल एंट्रीज हैव टू बी डबल एंट्रीज। उसने पहले ही कह दिया, यानी आज से कितने सौ साल पहले, 1400, आपने देखा ईयर कौन सा था, 1494 था, ये ईयर था। इसी तरीके से आप आगे जाएंगे तो उसने कहा दैट इज इफ यू मेक वन क्रेडिटर यू मस्ट मेक सम डेटर। अगर तुम एक क्रेडिटर करते हो तो तुमको एक डेटर भी करना ही होगा, करना ही चाहिए। उसने ये भी कहा कि ये मर्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव ग्लोरी टू द गॉड इन देयर इंटरप्राइज, यानी कि सब कहते हैं कि सब भगवान का है, सब भगवान के लिए है। भगवान को जो है ना का स्मरण करो, कि तुमको जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके लिए तुम भगवान का स्मरण करो, भगवान के को से डरो और अपने बिजनेस में एथिकल रहो। यानी भाई अपने बिजनेस में एथिकल का मतलब होता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करें, चीज़ों को सही तरीके से दें, लोगों को ठगे नहीं, चीट ना करें। सो उसने मेमोरेंडम, जर्नल, लेजर और स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर का डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है 1494 में। भाई साहब आज से 800-900 साल पहले की बात हो रही है। अब हमने कहा कि देखो ये तो तुमने कहानी पढ़ ली, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था, और इसी कहानी से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सालों, सेंचुरीज, अकाउंटिंग रिमेन कन्फाइंड टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस ऑफ द अकाउंटेंट। बट आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों में अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अकाउंटेंट का रोल अब शिफ्ट हो गया है एक मेयर रिकॉर्डर से, कहाँ, प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकिंग टीम। डिसीजन मेकिंग टीम मतलब कौन, मालिक, मैनेजमेंट, समझ गए। अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो अकाउंटिंग टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो आज के समय में ये बात हो गई है। तो अकाउंटेंट्स के बहुत सारे काम हो गए हैं अब
तो अकाउंटिंग जो है अब ग्रेजुअली अज्यूम सो मच इंपॉर्टेंस दैट इट हैज नाउ बीन रेज्ड टू द लेवल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह हो गया है भाई। इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे क्या करती है अकाउंटिंग, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह अकाउंटिंग काम करती है। क्या करती है? इट कलेक्ट्स डेटा एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स whose decisions and actions are related to its performance। नाउ इन्हीं बातों के ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग के मतलब की बात करते हैं। ये सारी कहानी हमने एक हिस्ट्री पढ़ ली। तो आज के ज़माने में जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें अब मॉडर्न जो सिस्टम है उस सिस्टम में कहाँ से क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अकाउंटिंग 1941 ईस्वी में, ये बात याद रखनी है, AICPA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने अकाउंटिंग को डिफाइन किया। और अकाउंटिंग को डिफाइन करते हुए उन्होंने क्या कहा, इस बात को आप समझेंगे। कहा कि अकाउंटिंग जो होता है एक आर्ट होता है किसका? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का, ठीक है ना, समराइजिंग है ना, किसको? ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जो किस टर्म में किए गए हों? मनी के टर्म में किए गए हों। और इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है? तो सिग्निफिकेंट मैनर में, एक खास तरीके से, सिग्निफिकेंट मैनर में मतलब एक खास तरीके से इसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना हो। किसको? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो मनी के टर्म में हुआ हो और जो इन पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, और फिर उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रीट कर देना है, यानी बता देना है, समझा देना है। किसको? यूजर्स को। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ 1941 के बाद, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे अकाउंटिंग का रोल भी सर चेंज हुआ। इसका स्कोप भी बड़ा हुआ, यू नो ग्रीन, इसका स्कोप बड़ा हुआ, मतलब बढ़ गया इसका स्कोप, इसका यूज जो है डिफरेंट क्षेत्रों में भी होने लगा। तो 1966 में, अब 41 से कहाँ आ गए? 25 साल बाद, 25 ईयर्स लेटर, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन यानी AAA ने, पहले क्या था? AICPA था, अब फिर कौन आ गया? AAA। उसने क्या कहा कि जो प्रोसेस, इसने क्या कह दिया कि अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है। तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात कर दी, यानी ये एक प्रोसेस है। इट्स अ अकाउंटिंग को क्या बोला AAA ने कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि ये आइडेंटिफाई करना है कि हाँ यार ये इकोनॉमिक जो है इंफॉर्मेशन है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रिंगिंग आउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू बीइंग या इनटू नॉलेज इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इससे कुछ पैदा हुआ है या कुछ कम हुआ है, कुछ गया है, कुछ बढ़ा है इकोनॉमिक सेंस में। टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स, इसको मेजर करना और कम्युनिकेट करना। So decisions by users, economic information to permit informed judgments and decision by users of information। मतलब ये एक प्रोसेस हुआ, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करना? यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना और उनको इस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बारे में, इस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करना। किसको? तो डिसीजन मेकर्स को, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, ताकि वो सही निर्णय ले सके, इन्फॉर्म्ड जजमेंट ले सके, यानी सूचना के आधार पर वो फैसले ले सके। 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA, वही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, एक बोर्ड है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती है या बताती है या कहती है कि इसको फॉलो कीजिए, जो इश्यू करती है, उसने एम्फेसाइज किया दैट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, प्राइमरीली जो फाइनेंशियल नेचर में, क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी की नहीं, क्वांटिटी की, नंबर्स की, 1000, 2000, 4000, 10,000, दैट इज व्हाट क्वांटिटेटिव
इंफॉर्मेशन प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, यानी बिजनेस हाउसेस की बात हो रही है। इकोनॉमिक एंटिटीज मतलब बिजनेस हाउसेस की बात, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, यानी वो सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो जरूरी है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। अकाउंटिंग को इसलिए हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं वहां से लिंक करूं AICPA की जो अकाउंटिंग बोर्ड है उसके बेसिस पर अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कहता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना। वो रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन जरूरी है किन के लिए? जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्टेड यूजर्स हैं। क्यों जरूरी है उनको? क्योंकि वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वो डिसीजंस लेंगे। और कैसे इवेंट्स हो? इकोनॉमिक इवेंट्स हो। तो इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में जो जरूरी इंफॉर्मेशंस हैं उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करने का काम ही अकाउंटिंग है। तो अगर मैं बात करूं, तो इसलिए अगर मैं बात करूं, इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग, yes, so what you can see here is accounting can therefore be defined as, किसके हिसाब से? 1970 में जो प्रिंसिपल बोर्ड था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड थी AICPA के, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड। तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये एक पूरा अकाउंटिंग एक प्रोसेस हो गया जिसमें आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी इकोनॉमिक इवेंट है भाई, जो भी इकोनॉमिक चीजें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को आइडेंटिफाई करना। पहले जैसे तुमने गुड्स बेचा, तुम एक बिजनेस हाउस हो, तुम गुड्स बेचते हो, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। तुम गुड्स खरीदते हो, ये भी एक इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है, एक चाय वाला है, वो चाय पत्ती खरीदता है, ये भी उसके लिए इकोनॉमिक इवेंट है। तो इसको आइडेंटिफाई करना, हाँ यार ये इकोनॉमिक इवेंट है, ये कोई नॉन इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। अगर चाय पत्ती उधार भी ले रहा है ना, तो ये भी ये इकोनॉमिक इवेंट है। क्यों? क्योंकि इस चाय पत्ती का इस्तेमाल करके वो चाय बनाएगा और उसको बेच के कुछ पैसे कमाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस ऑल आर व्हाट? इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो इस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया AICPA में कि एक इकोनॉमिक एंटिटी होगी, यानी कि बिजनेस हाउस की बात हो रही है, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजन में लेने में इसके लिए यूजफुल होगी। सो अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? द प्रोसेस ऑफ, पहले इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई करो, इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई किया, उसको मेजर किया, उसको रिकॉर्ड किया, और जो इंटेंडेड यूजर्स हैं, यानी कौन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक का ना, इकोनॉमिक एंटिटी है, इकोनॉमिक एंटिटी है यानी बिजनेस हाउसेस हैं, उसके लिए आप उसके इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करिए, मेजर करिए, रिकॉर्ड कीजिए, उसको आप कम्युनिकेट कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव नेचर का इन्फॉर्मेशन है, चाय पत्ती खरीदी तो कितने की खरीदी, कितने किलो खरीदी, चाय बेची तो कितने कप बेचा, कितने पैसों का बेचा, ये इंफॉर्मेशंस को आपने आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, फिर उसको क्या करना? रिकॉर्ड कर देना और कम्युनिकेट कर देना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो जो सिस्टम आप डेवलप करोगे ना, वो अपने आप इसको कम्युनिकेट कर देगा। इसके लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखनी है, बस वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे, वो अपने आप कम्युनिकेट हो जाता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग के आपने कई डिफरेंट फेजेस में आपने डेफिनेशंस पढ़े। 1966 में पढ़ा, 1970 में पढ़ा और 1941 में भी आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपने पढ़ा। और इससे पहले आपने सारी हिस्ट्री, अकाउंटिंग आई कहाँ से, इसके बारे में आपने जाना। तो हिस्ट्री का जानना बड़ा जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। भाई इस कहानी का कोई आधार तो हो, ऐसे सीधे ही भीष्म पितामह नहीं आ गए ना। भीष्म पितामह के आने का मतलब था शांतनु और गंगा की शादी होना।
शांतनु का भी होना जो किसी वंश के थे, और गंगा का भी धरती पर आना और शांतनु से शादी करना, तब भीष्म पितामह का जन्म हुआ। तो ऐसी ही जो भी घटनाएं हैं, जो भी परिस्थितियां आज हैं जो मानव निर्मित हैं, उसका कुछ ना कुछ जो है हिस्ट्री में उसका कहीं ना कहीं स्टार्ट तो हुआ होगा। तो उसको समझना, उसको पहचानना, ताकि आप आज से इसको लिंक कर पाओ, इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की कक्षा बस इतनी ही है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।